हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स वो होते हैं जो लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसमें से सबसे पहले हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स उसका मीनिंग है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के साथ हाइड्रेट्स यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल होना चाहिए। ये पहले बेसिक मीनिंग था। जनरल फॉर्मूला है CxH2O यानी कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। बट प्रॉब्लम ये हुआ, पहले ये डेफिनेशन होती थी कि कार्बन के साथ वाटर सूटेबल फॉर्म में मिक्स होना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये हुआ जब हमने ये तीन एग्जाम्पल देखे, ग्लूकोज, रैमनॉज एंड एसिटिक एसिड। यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, रैमनॉज का है C6H12O5 एंड एसिटिक एसिड का है CH3COOH। इसको हम कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्लूकोज तो सूटेबल हो गया बट रैमनॉज सूटेबल नहीं हो रहा है, और एसिटिक एसिड तो सूटेबल हो गया, यानी कि अगर इसके साथ सूट होते हैं ये सभी कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, तो ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट है ही, बट एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फिर भी वो सूटेबल हो रहा है जनरल फार्मूला के साथ। जबकि रैमनॉज कार्बोहाइड्रेट होने के बावजूद भी जनरल फार्मूला के साथ सूटेबल नहीं हो रहा है, फिट नहीं हो रहा है, यानी कि ग्लूकोज का जनरल फार्मूला बन सकता है, इसका नहीं फिट हो रहा है, फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट है, और ये फिट हो रहा है फिर भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो अभी डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी। तो और एक डेफिनेशन है जो हमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देती है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। ओके, ये होने चाहिए या तो कोई ऐसा कंपाउंड कि जिसमें से ये कंपाउंड प्रोड्यूस होने चाहिए, ऐसा कंपाउंड कि जिसके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप भी होने चाहिए, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये होगी डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब आता है चलो कि कार्बोहाइड्रेट सभी स्वीट इन टेस्ट, सो उसे शुगर कहते हैं। शुगर नेम को ग्रीक में सैकरोन बोलते हैं, इसलिए उसको सैकेराइड्स भी बोला जाता है। अब हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो पहले हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने से हमें सिंपल मॉलिक्यूल कितने मिलते हैं उसके बेस पे क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले अगर हम कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलिसिस करते हैं और उसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होता है तो उसको कहते हैं मोनोसैकेराइड। ओके, और अबाउट 20 मोनोसैकेराइड नेचर में अवेलेबल है। अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो और 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड आपको अवेलेबल होते हैं, यानी कि 2 to 10 मोनोसैकेराइड इज प्रोड्यूस्ड बाय कार्बोहाइड्रेट, सो उसको कहेंगे ओलिगोसैकेराइड। उसमें भी टाइप आता है कि अगर 2 मोनोसैकेराइड है तो उसे डाइसैकेराइड कहते हैं, 3 है तो उसे ट्राइसैकेराइड, 4 है तो उसे टेट्रासैकेराइड कहते हैं। और उसके बाद आते हैं अगर 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड कोई कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे हम कहेंगे पॉलीसैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड स्वीट नहीं होते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर के हिसाब से है, यानी कि सामने वाले का रिडक्शन कर रहे हैं या नहीं। तो रिडक्शन करने के लिए कोई भी आपको खुद को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। तो ऑक्सीडाइज होने के लिए ऑक्सीडाइज हो ऐसा आपके पास फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो जो कार्बोहाइड्रेट के पास फ्री एल्डिहाइड या तो कीटोन ग्रुप होगा वो सामने वाले को रिड्यूस कर सकेगा। तो रिड्यूस कौन करता है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट अगर फेलिंग सॉल्यूशन या तो टॉलेंस सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा तो वो रिड्यूसिंग होगा, अगर रिड्यूस नहीं करेगा तो उसे नॉन रिड्यूसिंग कहेंगे। रिड्यूस करेगा तो रिड्यूसिंग शुगर, रिडक्शन नहीं करेगा तो उसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर कौन है?
तो सभी मोनोसेकेराइड का पास फ्री आल्डिहाइड कीटोन ग्रुप अवेलेबल है, इसलिए वो सभी आते हैं। और डाइसेकेराइड कोई भी ले लो कि जिसके पास आल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री होना चाहिए खास। और जबकि नॉन रिड्यूसिंग में आते हैं डाइसेकेराइड जिसके पास आल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप फ्री नहीं है, वो बॉन्डेड है। एग्जाम्पल है सुक्रोज। सो ये चैप्टर यहाँ तक, आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।